Dear students, through coming illustration, we will learn how to analyze hydrostatic force on a curved surface. तो illustration कुछ इस तरह से है. A solid hemisphere of radius capital R is made to just sink a liquid of density rho. Find number A, the vertical thrust on the curved surface. B, the vertical thrust on the flat surface. C, the side thrust on the hemisphere. And in D part we need to calculate the total hydrostatic force acting on the hemisphere. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास है एक सॉलिड हेमीस्फीयर, रेडियस है इसकी कैपिटल आर, और ये इस तरह से हमने लिक्विड में सिंक करके रखा हुआ है कि लिक्विड की टॉप सरफेस इसकी कर्व सरफेस के टॉप्स को टच कर रही है. दैट इज जस्ट सिंक है ये वाला हमारा हेमीस्फीयर. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द कर्व सरफेस. इस कर्व सरफेस में जो आप देख रहे हो हेमीस्फेरिकल कर्व सरफेस में वर्टिकल थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें मालूम करना है. सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द फ्लैट सरफेस. ये जो बेस है इसका सर्कुलर बेस, इसमें हमें वर्टिकल थ्रस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. साथ साथ हमें नेट साइड थ्रस्ट ऑन द हेमीस्फीयर कैलकुलेट करना है, और हमें टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस हेमीस्फीयर में भी कैलकुलेट करना है. ओके, तो सबसे पहले डायग्राम प्लेस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, और हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इस हेमीस्फेरिकल कर्व सरफेस में वर्टिकल थ्रस्ट कैसे लगेगा. आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिक्विड फील्ड है इस कर्व सरफेस के ऊपर. दैट मीन्स जो इसकी कर्व सरफेस है वो लिक्विड को सपोर्ट कर रही है, इसके वेट को सपोर्ट कर रही है. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्टिकल थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द कर्व और स्पेरिकल सरफेस. दैट मीन्स स्पेरिकल सरफेस के ऊपर जो भी लिक्विड होगा उसका वेट विल बी इक्वल टू द वर्टिकल थ्रस्ट, और ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसे. ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग इस शेडेड पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई करें डेंसिटी से, मल्टीप्लाई करें जी से, तो हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द कर्व सरफेस दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसकी मैग्नीट्यूड होगी वी रो जी. वी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेडेड पार्ट. ओके, अब हम लोग यहाँ पे इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे. अब इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप इमेजिन करो कि ये इसके बेस के ऊपर अगर ये रखा नहीं होता, ये हेमीस्फेरिकल सरफेस को आप सोच लो कि प्रेजेंट नहीं है, तो ये सर्कुलर बेस इसका प्रेजेंट होता. और अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे भी मैंने इधर पे सर्कुलर बेस रख दिया होता, तो हमारे पास एक बन गया होता सिलेंडर जिसकी हाइट होती कैपिटल आर और रेडियस होती बेस की कैपिटल आर. दैट मीन्स हम लोग इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें मिल जाता है. हमें इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम के बारे में मालूम है फॉर्मूला. अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो वॉल्यूम होता 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है हेमीस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब. तो अब हम लोग यहाँ पे इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, शेडेड वॉल्यूम को. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए हम लोग यहाँ पे बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, बेस है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कर देंगे, और ये हमने डिस्कस कर लिया था 2/3 पाई आर क्यूब. इसकी वैल्यू आएगी पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड लिक्विड. और अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द कर्व सरफेस दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट में चलते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द फ्लैट सरफेस. अब हम लोग फ्लैट सरफेस में लगने वाला वर्टिकल थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर एक लाइन आप ड्रॉ कर दो यहाँ पे इसके बेस से पास होने वाली, ये लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये लाइन पास होगी यहाँ पे, यहाँ से इसके बेस से, और यहाँ पे भी.
अब ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? लिक्विड एट रेस्ट। और हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन या उस प्लेन में सिचुएटेड किसी भी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। और आपको मालूम है कि यहाँ पे इस पॉइंट की डेप्थ है कैपिटल आर, तो इस पॉइंट पे प्रेशर अगर आप देखोगे तो ये प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होगी P इक्वल टू रो जी आर, राइट। अब प्रेशर की एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी में प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे ये लिक्विड इसको टच कर रहा है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का प्रेशर जो थ्रस्ट फोर्स लगाता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस है यहाँ पे नीचे, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर रो जी आर। तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स, दैट इज द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बेस ऑफ द हेमीस्फीयर, राइट। इसको एफ वी डैश हम लोग एज्यूम कर लें। ये हमारे पास हो गया प्रेशर की वैल्यू जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। अब प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई हम लोग एरिया कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। रीअरेंज करके पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आएगा पाई रो जी आर क्यूब। दिस इज द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बेस ऑफ द हेमीस्फीयर, राइट। अब हम लोग चलते हैं इसके सी पार्ट में। सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है साइड थ्रस्ट ऑन द हेमीस्फीयर। हमें यहाँ पे टोटल साइड थ्रस्ट कैलकुलेट करना होगा, राइट। हमें साइड थ्रस्ट ऑन द हेमीस्फीयर कहा हुआ है, दैट मीन्स हमें टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला थ्रस्ट या फोर्स कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विड इसके लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, राइट। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कहा था कि आप लिक्विड का एक कॉलम यहाँ पे कंसीडर करिए इस वाले पार्ट में, और यहाँ से भी आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब ये तो आपने देख लिया कि ये हमारे पास आ गया इसका वेट एफ वी के बराबर। अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये वेट इसका एक्ट कर रहा है, ये एक लिक्विड का कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करेगा ये इसके लेफ्ट साइड का लिक्विड कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके जो इमेजनरी आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि एक कॉलम है वाटर का, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये इसको बैलेंस कर रहा है। सिमिलरली इस डायरेक्शन से ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये इस वाले वाटर कॉलम को बैलेंस कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये फोर्स किस तरह से लग रहा होगा, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे हेमीस्फीयर का वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए अगर आप वर्टिकल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन ले लेते हो, तो उस प्रोजेक्टेड एरिया में जो ये फोर्स लगेगा दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों सिमेट्री की वजह से आप कहोगे इक्वल अपोजिट होंगे। अगर इक्वल अपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो साइड थ्रस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि वर्टिकल प्लेन में हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन। अब जो लिक्विड फोर्स लगाएगा, लिक्विड इसके लेफ्ट साइड का फोर्स लगाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, और इसके राइट साइड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे। अब सिमेट्री की वजह से आप कह सकते हो कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे साइड थ्रस्ट ऑन द हेमीस्फीयर विल बी जीरो। ओके, और अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होती, केवल इस पार्ट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होती, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो देखो ये हमारे पास है आर और ये है 2R, राइट। और एवरेज प्रेशर के लिए यहाँ पे प्रेशर जीरो और यहाँ पे रो जी आर। तो एवरेज प्रेशर पी एवरेज की वैल्यू होती है पी एवरेज इक्वल टू रो जी आर डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस रो जी आर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रो जी आर डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाइड बाई इस प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करते तो ये फोर्स की वैल्यू आती। तो ये फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल हमारे पास आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2R कर देते। तो ये हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू आती है हॉरिजॉन्टल। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वैल्यू
शुड बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये आ गई रो जी आर क्यूब, राइट। और रो जी आर क्यूब यहां पे भी होती है। हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट अगर पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो किसी एक साइड में लगेगा उसकी वैल्यू क्या होती, तो ये वैल्यू इतनी आती। लेकिन यहाँ पे अगर हमें नेट कैलकुलेट करना था तो ये वैल्यू इक्वल अपोजिट होने की वजह से 0 हो जाती। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा हुआ था, दैट इज़ द फोर्थ पार्ट, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द हेमिस्फीयर। हमें टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द हेमिस्फीयर, हमें टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस हेमिस्फीयर में कैलकुलेट करना है। अब आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है, आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये 0 हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत नहीं। कर्व सरफेस में वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ वी आया, और एक और फोर्स आया था वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आया था बेस में, ये एफ वी डैश। हमें इसकी वैल्यू मालूम थी, ये कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रो जी, ये आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, राइट। और बेस में आपने कैलकुलेट किया था ये पाई रो जी आर क्यूब, राइट, ये आपने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। आपको ये मालूम है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस फोर्स। तो नेट फोर्स हमें यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एफ वी डैश को एफ वी से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लेट अस कैलकुलेट टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, एफ वी डैश माइनस एफ वी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब रो जी, और ओबियसली दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसे हम लोग एक दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों को मालूम है कि जो बाइंड फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बाइंड फोर्स कैलकुलेट कर लें तो वही वैल्यू आएगी टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो बाइंड फोर्स इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। डिस्प्लेस लिक्विड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी कर देंगे, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स उसके बराबर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई है और यहाँ से दोनों वैल्यू कैलकुलेट की हुई हैं, इसकी वैल्यू, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.